हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सीपीसी का पार्ट 1, जिसकी हेडिंग है सूट्स इन जनरल। ठीक है, सूट्स इन जनरल इसकी हेडिंग है और इसका हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। और देखिए, ये तो है पार्ट 1, पर इसका जो वीडियो 1 है जिसमें सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 25, कितने सेक्शन नंबर 1 से लेकर 25 तक जो हमने किए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी वीडियो 1 में। उसको एक बार आप देख लीजिएगा। उसमें हमने क्या क्या किया था, वैलिडिटी ऑफ केसेस। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ केस की केस कौन सा केस जो है ट्राई होगा वगैरह वगैरह, और प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक है, इन दोनों चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो पता चल गया कि कौन से केस आएंगे। और नेक्स्ट इसके बाद है प्लेस ऑफ सुइंग। अब हमने देख लिया, तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है उसको। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड सिर्फ एक ही सेक्शन है 26 में, क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक है, ये क्या है, कोई माउंटेन है, माउंटेन में क्या कर रहे हो, इंस्टीट्यूट कर रहे हो झंडा की, हाँ हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, वैसे ये क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। नेक्स्ट इसके बाद जो हेडिंग आती है वो है समन्स एंड डिस्कवरी। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स हो गया। अब सामने वाले को आपको बताना है, डिफेंडेंट को, कि आपने जो है सूट वगैरह जो है इंस्टीट्यूट कर दिया है। तो उससे रिलेटेड कौन से सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27 से लेकर के सेक्शन नंबर 30। अब इसको हम लोग एक सीरीज के हिसाब से करते हैं, समन्स टू डिफेंडेंट्स। ठीक है, जनरल है, ये जनरल सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27 है। ये क्या है, समन दिया जा रहा है किसको, डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट जो है रेड से है, क्योंकि जनरली रेड से होता है, जनरली क्या होता है, रेड से है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28, सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। अब देखो यहाँ पे भी इंडिया बनाते हैं, वो अनदर स्टेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है। ठीक है, ये हो गया मुंबई से कहाँ पे आ रहा है, यूपी में आ रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र से मुंबई में यूपी में आ रहा है। तो यहां से लेकर के यहां तक अनदर स्टेट्स में डिफेंडेंट अलग स्टेट में रहता है। ये क्या है, समन्स है, ये क्या है, डिफेंडेंट है, अनदर स्टेट। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 29 बात करते हैं सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। ठीक है, ये क्या है, समन्स है, ये क्या है, डिफेंडेंट है, ये क्या है, फॉरेन एरिया है, सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स की सर्विस यूपी में। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 बात करते हैं पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक। ठीक है, ये क्या है, डिस्कवरी चैनल का साइन बनाया हुआ है। ये कौन क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं डिस्कवरी। ठीक है, इसमें समन्स की बात नहीं की गई है। फिर इसके बाद समन्स की बात इधर की गई है। इधर किसको समन्स दिया जा रहा है, समन्स टू विटनेसेस। ठीक है, विटनेसेस को समन दिया जा रहा है। देखो 6 सेक्शंस है, ऊपर डिफेंडेंट से रिलेटेड है, नीचे क्या है, डिस्कवरी करो, फिर विटनेसेस को भेजो, और 32 पे क्या है, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट। जिसको बुलाया है वो नहीं आ रहा है तो उसको डिफॉल्ट की पेनाल्टी। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 32 तक। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 33। ज्यादा सेक्शंस नहीं करने हैं हमें इस पार्ट में। अब आता है सेक्शन नंबर 33। ठीक है, सेक्शन नंबर 33 बात करता है जुडिशियल माइंड के एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, दोनों पार्टीज को बुला दिया, अब जुडिशियल माइंड को अप्लाई करो। तो उससे क्या आएगा, जुडिशियल माइंड इधर अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या आएगा, जजमेंट और डिग्री। जुडिशियल माइंड के एप्लीकेशन के बाद क्या आया, जजमेंट एंड डिग्री आया सेक्शन नंबर 33 पे। ये हो गया हमारा। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34, देखो इसमें ज्यादा ट्रिक्स नहीं बनाई है। ठीक है, सेक्शन नंबर 34 बात करता है इंटरेस्ट से रिलेटेड, जिसका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड है। और 35 में है कॉस्ट से रिलेटेड, 35A में है कॉम्पनसेटरी कॉस्ट से रिलेटेड, और 35B में है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले से रिलेटेड। अब स्टार्ट करते हैं हम इसके बेरेट के प्रोविजंस से। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 26, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। देखो नॉर्मली बहुत जनरल सी बात की गई है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। आप प्लेंट दोगे, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मैनर जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। एफिडेविट आप लगाते हो ना, देखो प्लेंट राइटिंग आपने देखा होगा, उसी से सूट होती है, उसी को बस इसमें इंप्लाई कर देना है। सेक्शन नंबर 26 याद रखना है। ठीक है, समन्स एंड डिस्कवरी। समन्स एंड डिस्कवरी में देखो सिंपल सी बात कही गई है कि समन्स जो है वो डिफेंडेंट को कैसे जाएंगे, 27, 28, 29 में। 30 में डिस्कवरी की बात की गई है। ठीक है, डिस्कवरी की बात किसमें की गई है, 30। 31 में फिर से समन्स की विटनेसेस की बात की गई है, और 32 में तुम नहीं आ रहे हो तो तुम्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के साथ अब हम चलते हैं इसके बारे में। सबसे पहला सेक्शन नंबर 27, समन्स टू डिफेंडेंट। जनरली क्या होता है कि जैसे भी सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, समन्स किसको दिया जाएगा, डिफेंडेंट को दिया जाएगा। किस चीज के लिए दिया जाएगा, पर्पज क्या है समन्स का, ताकि वो आए आंसर करे क्लेम का। ठीक है, और समन्स जो है सर्व कैसे किए जाएंगे, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, विद इन 30 days क्या है, तुम्हें समन्स भेज देने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। याद होगा इसमें हमने इंडिया का मैप बनाया था और हमने महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में समन्स भेजे थे। ठीक है, तो अब इसमें वही है,
Summons may be sent for service in another state so such court and in such manner as may be prescribed by rules in force in that state. ठीक है, जैसे भी रूल्स होंगे उस स्टेट में उस हिसाब से आप भेजोगे. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है कोर्ट टू विच सच समन्स इज सेंट शैल अपॉन रिसिप्ट देयर ऑफ प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट. अब देखो, आप एक कोर्ट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट ऐसे भेजोगे, कोर्ट टू कोर्ट भेजोगे. दूसरा कोर्ट उस हिसाब से अपने आप को चलाएगा जैसे कि वो समन्स उन्होंने खुद इशू किए हो. एंड शेल देन रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू together with the record if any of its proceeding with regard thereto. ठीक है. फिर इसके बाद जिस कोर्ट ने इंस्टीट्यूट किया है, मतलब समन्स भेजे हैं, उसको विद रिकॉर्ड्स वापस भेज दिया जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद है वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन्स सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज डिफरेंट. अब देखो, लैंग्वेज की, भाषा की बात हो रही है. लैंग्वेज क्या है? डिफरेंट है. क्योंकि कौन सी लैंग्वेज से डिफरेंट है? फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 अ ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है. कैसा ट्रांसलेशन होगा? इन हिंदी. वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन्स इज हिंदी. ठीक है, हिंदी में होगी जहां पे कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है. या फिर इन हिंदी और इन इंग्लिश वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच कोर्ट इज अदर देन हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, अदर है हिंदी इंग्लिश से, तो इन हिंदी और इंग्लिश. नेक्स्ट क्या है? शैल ऑल्सो बी सेंट टुगेदर विद द रिकॉर्ड सेंट अंडर द सबसेक्शन. ठीक है, देखो रिकॉर्ड के साथ भेजा जाएगा, ये तो है ही. नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 29 जो कि समन्स टू डिफेंडेंट से मैटर करता है, वो है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स. ठीक है, समन्स एंड अदर प्रोसेस इशूड बाय एनी सिविल और रेवेन्यू कोड. अब देखो, सिविल या रेवेन्यू कोड है, इंडिया ने स्टैब्लिश किया है. ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सीपीसी एक्सटेंड नहीं करते हैं. सिविल कोर्ट या फिर रेवेन्यू कोर्ट उस जगह पे भेजना जहां पे सीपीसी एक्सटेंड नहीं करता है, उसको भी बोलेंगे हम लोग फॉरेन समन्स. नेक्स्ट क्या है? सिविल या फिर रेवेन्यू कोड. ठीक है, ये एक तरह से होते सिविल कोर्ट्स ही हैं. ठीक है, किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है आउटसाइड इंडिया. ठीक है, वो हो गए फॉरेन कोर्ट्स, फॉरेन लैंड पे बनाया है, पर इंडिया नहीं बनाया है. नेक्स्ट इसके बाद क्या है? सिविल या फिर रेवेन्यू कोड आउटसाइड इंडिया टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर्ड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू अप्लाई. ठीक है, आउटसाइड इंडिया पे है, फॉरेन हो गया, ये तो पहले ही पता चल गया. अब सेक्शन अप्लाई करता है या नहीं अप्लाई करता है वो अलग बात है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मे बी सेंट टू द कोर्ट्स इन टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स एंड सर्व्ड एज इफ इट दे वर समन्स इशूड बाय सच कोर्ट्स. ठीक है, जहां पे कोड एक्सटेंड करता है वहां पे भेज दिया जाएगा और ऐसे सर्व किया जाएगा एज इफ द समन्स वर इशूड बाय सच कोर्ट्स. इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30. सेक्शन नंबर 30 बात करते हैं पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक. ठीक है, डिस्कवरी से रिलेटेड है ये. सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब कोर्ट एट एनी टाइम ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी. क्या करेगा? ऑर्डर करेगा. ठीक है, किस चीज से रिलेटेड ऑर्डर करेगा? जो भी नेसेसरी हो. किस चीज से रिलेटेड? इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, answering of interrogatories, admission of documents, facts, and the discovery, inspection, production, impounding, and return of documents or other material objects producible as evidences. अब देखो, डिस्कवरी से रिलेटेड हमें सबसे पहले क्या चीज याद आती है? हमें याद आता है एविडेंस. ठीक है, तो ये एविडेंसेस से ही रिलेटेड है. इसमें क्या कोड करेगा? ऑर्डर करेगा. किस चीज से रिलेटेड? कि उनके पास सामान आए, डिलीवर हो, इंटेरोगेटरीज हो, ताकि वो क्या कर सके? डिस्कवर कर सके. तो पहला सबसेक्शन इस बारे में बात करता है. नेक्स्ट है इशू समन्स टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और सच अदर ऑब्जेक्ट्स एज अफोरसेड. ठीक है, अब देखो पर्पस क्या है डिस्कवरी का? ये करना. ठीक है, ऑर्डर देना ताकि नेसेसरी हो जो, ताकि उनको चीजें मिल सके, ढूंढ सके. तो उससे रिलेटेड वो लोग करेंगे क्या? समन्स इशू करेंगे उस इंसान को जिसको इंटेरोगेट करना है, या फिर उस इंसान को जिससे डॉक्यूमेंट्स चाहिए. फिर इसके बाद क्या? ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट. इसके बाद फिर एफिडेविट भी मांग लेंगे कि हाँ ये चीज जो है एफिडेविट से प्रूव होनी चाहिए. नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 31. सेक्शन नंबर 31 बात करता है समन्स टू विटनेसेस. ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27. ठीक है, 28, 29. 27 में क्या था? नॉर्मल डिफेंडेंट को देना. 28 में क्या था? डिफेंडेंट जब दूसरे स्टेट में रिसाइड करता है. और 29 में फॉरेन समन्स. वो अप्लाई करेंगे किस चीज में? टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, विटनेसेस से रिलेटेड इसमें अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इसके बाद आता है पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट. ठीक है, अब देखो तुमने समन्स भेजा गया था, अब इसी में पढ़ लेते हैं. कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम समन्स हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 एंड फॉर दैट पर्पज में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट. ठीक है, देखो तुम्हें समन्स भेजे गए हैं और तुम आए नहीं हो, तो उससे रिलेटेड पर्पस क्या है उसका? सेक्शन 30 से रिलेटेड. ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, क्योंकि उन्हें क्या करना है? डिस्कवरी करनी है. अटैच एंड सेल इज प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्हें क्या करना है? डिस्कवरी करनी है. अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो इंसान आ ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे तो कितनी लड़ाइयां होती है ना. नेक्स्ट इसके बाद क्या है? इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज. 5,000 रुपीज बहुत बड़ा फाइन होता है. ठीक है, एंड ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रेजेंस. ठीक है, एंड में उसको
क्या किया गया है, सिक्योरिटी ली गई है या फिर उसके अपेयरेंस के लिए उसको क्या भेजा गया है, सिविल प्रिजन, उसके डिफॉल्ट में। तो सबसे पहला क्या हो गया, अरेस्ट एंड अरेस्ट हो गया, अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट एंड सेल हो गया, फाइन हो गया। फाइन देखो अलग से याद रखना, बाकी ये ए और बी तो बहुत कॉमन है, आपको याद ही रहेंगे। एंड देन सिविल प्रिजन बहुत जनरल सी चीज़ है कि अगर आप सिक्योरिटी नहीं पे कर रहे हो तो आपको सिविल प्रिजन भेज दिया जाएगा। इसी के साथ हमारे ये जो समन्स एंड डिस्कवरी वाला पोर्शन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट एंड डिक्री कब आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं। एक बार ये देखना, जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या आता है, जजमेंट एंड डिक्री। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो। ठीक है, जजमेंट होगा और उस जजमेंट में क्या होगा, डिक्री फॉलो करेगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आता है सेक्शन नंबर 34 पे, जो अलग से मैंने बनाया था लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें है वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है। द कोर्ट में इन द डिक्री ऑर्डर इंटरेस्ट एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड ऑन द प्रिंसिपल सम। ठीक है, मनी डिक्री है, ठीक है, मनी से रिलेटेड है। पेमेंट, मान लो मैंने किसी के पैसे ले रखे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो उस पे क्या होगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, उतना ही रीजनेबल लगेगा। ठीक है, कितना रीजनेबल लगेगा, प्रिंसिपल सम के अकॉर्डिंग लगेगा। प्रिंसिपल सम के अकॉर्डिंग उसका जो है एडजस्ट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ द डिक्री इन एडिशन टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह से इंटरेस्ट लग गया। जैसे आप बैंक को पेमेंट लेट करते हो तो उसमें इंटरेस्ट लग जाता है, तो ये उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए हैं और मैं उस बहुत पहले टाइम से क्या है उसे नहीं दे पा रही हूँ, फिर इसके बाद सूट इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद मैं उसे नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या है, इंटरेस्ट लग जाएगा। विथ फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6%। तो इंटरेस्ट का क्या है, ये आपको परसेंटेज याद रखनी है, कितना है, 6% है पर एनम एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल ऑन सच प्रिंसिपल सम। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट और टू सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंग्स फिट। जैसे कोर्ट को सही लगता है टाइम तक, उस टाइम तक क्या है, इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा, 6%। किस पे लगेगा, उस 1 लाख पे लगेगा 6%, तो कितना होगा, 6000 एनुअली लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी प्रोविजो है। Provided that where the liability in relation to the sum so adjudged had arisen out of a commercial transaction, ठीक है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से अराइज हुई है, द रेट ऑफ सच फर्दर इंटरेस्ट में एक्सीड 6% पर एनम बट शैल नॉट एक्सीड द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट और वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट द रेट एट विच द मनी आर लेंट और एडवांस बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स इन रिलेशन टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब देखो, कॉमर्स से रिलेटेड है ये, कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो ये जो इनका जनरली इसमें बता दिया गया है कि 6% एक्सीड करेगा। ठीक है, 6% एक्सीड करेगा, बट उतना एक्सीड नहीं करेगा जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमारे में से अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाता तो 10% होगा। ठीक है, तो 10% उसमें हमने मान लिया, बट इसमें एक और एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। बट क्या होगा, देखो जनरली तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया है 10%, बट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में रेट नहीं दिया गया है, तो रेट एट विच मनीज आर लेंट और एडवांस्ड where there is no contractual rate, the rate at which the money or lent or advanced by nationalized banks in relation to commercial transaction। अब हमारे मान लो यूपी है, यूपी के बैंक ने बोला है कि यहाँ पे जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर डिले वगैरह इंटरेस्ट रेट है कितना है, 12%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12%। तो इधर बोला गया कि 6% तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाएगा, बट इधर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10%, बट इधर क्या बोल दिया, 12%। तो 12, 10, 12 ये हो गया। आपको समझ में आ रहा है, 6% एक्सीड कर जाएगा 6% में कमर्शियल ट्रांजैक्शन में। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल रेट मान लिया उन्होंने 10%, हमने माना है ये अपने साइड से। ठीक है, बट इसमें क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट नहीं लिखा हुआ है यानी कि 10% गायब है, तो कितना होगा, बैंक ने वहां के जितना रेट बताया गया, कितना रेट बताया गया बैंक ने, हमने 12% मान लिया है। ठीक है, अब आती है एक्सप्लेनेशन। नेशनलाइज्ड बैंक्स की मीनिंग बताई गई है इसमें। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एक्ट के अंडर है। एक्सप्लेनेशन 2 में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अ ट्रांजैक्शन इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इफ इट इज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। कमर्शियल ट्रांजैक्शन अब कहाँ है, प्रोविजो में क्या क्या फॉल करता है, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, पार्टी इनकरिंग द लाइबिलिटी। वेयर सच अ डिक्री इज साइलेंट, ये है सबसेक्शन 2, वेयर सच अ डिक्री इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन सच प्रिंसिपल सम फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट और अदर अर्लियर डेट, द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू हैव रिफ्यूज सच इंटरेस्ट एंड अ सेपरेट सूट देयरफॉर शैल नॉट लाई। क्या है,
वेयर सच ए डिक्री साइलेंट, जहां पे डिक्री साइलेंट है किस चीज से रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो इतना इंटरेस्ट की बात हो गई पर डिक्री आई उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, साइलेंट है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट और अदर अर्लियर डेट, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल बी डीम टू हैव रिफ्यूज सच इंटरेस्ट एंड अ सेपरेट सूट देयरफॉर शैल नॉट लाइक। देखो अब देखो रेस जुडिकाटा में फॉल कर दिया गया है, अगर रिफ्यूजल हो गया है किसी चीज का, कोर्ट ने वो चीज रिफ्यूज कर दी गई है, तो क्या है, वो चीज मान लो मना कर दी गई, उस पर जुडिशियल माइंड उन्होंने लगा दिया है, हमने जुडिशियल माइंड ऊपर ही कर लिया है, किसमें, जजमेंट डिक्री के पहले जुडिशियल माइंड अप्लाई हो गया है, अब इंटरेस्ट वगैरह दिया जा रहा है, और जिस डिग्री में इंटरेस्ट तुम्हें नहीं मिला है मतलब उसमें रिफ्यूज कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से एक्सप्लेनेशन में ये फॉल करता है सेक्शन 11 के, हमने सेक्शन 11 तो कर लिया इसमें, पर कौन सी एक्सप्लेनेशन में करता है, ये एक्सप्लेनेशन 5 में करता है। ठीक है, कनेक्ट करना सीखो इन सब चीजों को। सब सेक्शन 2 इंटरेस्ट का जो आता है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन 5 है। इसमें किस बारे में बात हो रही है, देख लो एक बार, रिफ्यूजल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिफ्यूजल के बारे में बात हो रही है। आप देखो 5 ऐसे बनाते हो ना, मान लो 5 ऐसे बनाते हो तो ये R ऐसे कर लो। ठीक है, रिफ्यूजल हो गया, मान लो B लग रहा है, पर देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो ये कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ। ये हो गया R, रिफ्यूजल। ठीक है, सबसे एक्सप्लेनेशन 5 रिफ्यूजल। अब आते हैं हम लास्ट पोर्शन है कॉस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो कॉस्ट में आता है सेक्शन नंबर 35, 35A एंड 35B। अब देखो 35 में कॉस्ट है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट टू ऑल सूट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट मार्क किया है मैंने, बस इतना ही है कि कॉस्ट क्या होगा, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट में होगा। एंड द कोर्ट शैल हैव फुल पावर टू डिटरमाइन बाय whom और आउट ऑफ विच प्रॉपर्टी एंड टू व्हाट एक्सटेंट सच कॉस्ट आर टू बी पेड। ठीक है, कौन डिटरमाइन करेगा, कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि कॉस्ट कैसे पे किए जाएंगे, कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि कितनी कॉस्ट पे की जाएगी, कोर्ट बताएगा नेसेसरी डायरेक्शंस किस चीज से रिलेटेड, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, यानी कि इसका कर्ता धर्ता कौन है, कोर्ट है। नेक्स्ट है द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द सूट शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स। ठीक है, फैक्ट क्या है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, इस सूट को ट्राई करने का, शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स, वो तुमको बता सकता है कि कितना पैसा हुआ, व्हाट्स द कॉस्ट। नेक्स्ट है वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट द कोर्ट शैल स्टेट इट्स रीजंस इन राइटिंग। ठीक है, कोर्ट क्या है, कोर्ट डायरेक्ट करता है कि एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, कोई भी कॉस्ट इस इवेंट के बाद नहीं होगी, तो कोर्ट क्या करेगा, अपने रीजंस बताएगा कि पैसे क्यों नहीं ले रहे हो, उस चीज से क्या है, रीजन बताएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35A, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट से रिलेटेड। क्यों कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लिया जाएगा, कॉम्पनसेशन कुछ गलत होता है तो लिया जाएगा, तो इसमें क्या है, फॉल्स या फिर वेक्सेशियस क्लेम से रिलेटेड है। ठीक है, या तो तुमने फॉल्स वेक्सेशियस क्लेम किया है या तो डिफेंस लिया है। अब इसमें सिंपल सी चीज है कि फॉल्स या फिर वेक्सेशियस क्लेम किया है और तुम्हारी नॉलेज में है। ठीक है, बाय हुम इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड एंड इफ देयर आफ्टर एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर सच क्लेम और डिफेंस इज डिसअलाउड, अबैंडन्ड और विड्रॉन इन होल और इन पार्ट, तो कोर्ट क्या करेगा, मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस फॉर होल्डिंग सच क्लेम और डिफेंस टू बी फॉल्स और वेक्सेशियस, क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे फॉर द पेमेंट टू द ऑब्जेक्टर बाय द पार्टी टू हुम सच क्लेम और डिफेंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड। जिसने गलत बोला है वो क्या करेगा, वो पैसे देगा उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, कॉम्पनसेशन, कॉस्ट बाय वे ऑफ, कैसे, बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज। 3000 रुपए से ज्यादा तुम ये नहीं ले सकते हो। इससे पहले हमने एक और कॉम्पनसेशन पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी हमने, 5000 रुपए पढ़ा था हमने, वो किस चीज में पढ़ा था हमने, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट में पढ़ा था हमने, 5000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें हम लोग कॉस्ट में क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट 3000 रुपीज। इसमें अलग अलग लिख लो, मैंने इसमें लिख दिया है, इसमें हमने पढ़ी है 5000 रुपीज पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट, नहीं आए तुम, देन इसके बाद इसमें 3000 रुपीज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में प्रोविजो पे, वेयर देखो प्रोवाइडेड दैट वेयर द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन, स्मॉल कॉजेस वगैरह जो है, नॉट बीइंग अ कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर लेस देन 250 रुपीज। 250 रुपए से कम का जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट क्या कर देगा, इम्पावर सच कोर्ट टू अवॉर्ड अ कॉस्ट अंडर दिस सेक्शन एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 250 रुपए एंड नॉट एक्सीडिंग दोज लिमिट्स बाय मोर देन 100 रुपीज। ठीक है, देखो जहां पे क्या है, लिमिट है 250 रुपए, वहां क्या होगा, 250 रुपए ही उसका लिया जाएगा एज अ कॉस्ट। नेक्स्ट इसके बाद है, नो पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under this section shall by reason thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him। अब देखो तुमने पैसे दे दिए, कॉम्पनसेशन दे दी, दैट डजंट मीन कि तुम्हारी क्रिमिनल लाइबिलिटी चली गई। अगर तुमने ऐसा कुछ गलत घोर पाप किया है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उसके बाद है सबसेक्शन 4,
द अमाउंट ऑफ एनी कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी सब्सिक्वेंट सूट। ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट के अमाउंट में लिया जाएगा फॉर डैमेजेस और कॉम्पनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम और डिफेंसेस। ठीक है, बस इतना हो गया हमारा सेक्शन नंबर 35A। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। अब देखो हमने 3 कॉस्ट पढ़ ली है। सेक्शन नंबर 32 में एक कॉस्ट पढ़ी है, कितनी है वो 5,000 रुपए। फिर इसके बाद हमने पढ़ी है 35A में, कितनी पढ़ी है 3,000 रुपए और 250 पढ़ी है। अब 35B की बारी है। ठीक है, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। अब इफ ऑन एनी डेट फिक्स फॉर द हेयरिंग ऑफ अ सूट और फॉर टेकिंग एनी स्टेप देयर इन पार्टी टू द सूट। अब देखो इसमें बताया गया है कि जिस दिन तुम्हें आना था उस दिन तुम नहीं आए हो तो क्या होगा। तुम उस दिन नहीं आए हो, फेल्स टू टेक द स्टेप विच ही वॉज रिक्वायर्ड बाई और अंडर दिस कोड टू टेक ऑन द डेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, obtains an adjournment for taking such step or for producing evidence or on any other ground। ठीक है, तुमने क्या किया, एडजर्नमेंट ले लिया या तो क्या कर दिया, फेल कर गए तुम वो काम करना, तो क्या हो जाएगा, द कोर्ट में फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पार्टी टू पे टू द अदर पार्टी सच कॉस्ट एज वुड इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी रीजनेबली सफिशिएंट टू रीइंबर्स द अदर पार्टी। तुमने जिस पार्टी के साथ गलत किया है पैसों से रिलेटेड, उस पार्टी को तुम्हें क्या करना है, सिंपली रीइंबर्स करना है और कुछ नहीं, रीइंबर्समेंट होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन अटेंडिंग द कोर्ट ऑन दैट डेट एंड द पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट ऑन द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ सच ऑर्डर शैल बी अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ किसका, द सूट बाय द प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ वॉज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट वॉज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। ठीक है, सूट है, सूट बाई किसने, प्लेंटिफ, वेयर द प्लेंटिफ वॉज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। प्लेंटिफ को क्या करना था, पैसे देने थे पर तुमने नहीं दिए। नेक्स्ट है द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट वॉज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जिसको जो बोला गया था वो तुमने नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन है वेयर सेपरेट डिफेंसेस हैव बीन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट्स और द ग्रुप ऑफ द डिफेंडेंट्स पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट शैल बी अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द डिफेंस। समझ में आ गया, पेमेंट क्या है, एक कंडीशन हो जाती है कि आगे तुम्हें बढ़ने के लिए कंडीशन हो जाती है बाय सच डिफेंडेंट्स और ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट्स एज हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू पे सच कॉस्ट। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल नॉट इफ पेड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री पास्ड इन द सूट। देखो लास्ट सबसेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें सिंपली ये बात की गई है कि देखो जो कॉस्ट ऑर्डर कर दी गई है पेमेंट सबसेक्शन 1 में, अगर तुमने पे नहीं की, बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवॉर्डेड इन द डिक्री, पे नहीं की तो वो डिक्री में ऐड हो जाएगी पास्ड इन द सूट। बट इफ सच कॉस्ट आर नॉट पेड अ सेपरेट ऑर्डर शैल बी ड्रॉन अप इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट। ठीक है, तुमने पे नहीं किया तो सेपरेट ऑर्डर आ जाएगा, क्या करेगा, इंडिकेट करेगा वो अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट एंड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन्स बाय हुम सच कॉस्ट आर पेएबल एंड द ऑर्डर सो ड्रॉन अप शैल बी एग्जीक्यूटेबल अगेंस्ट सच पर्सन। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई है। पैसा तुम्हें देना था, तुमने नहीं दिया, तुम्हें देना चाहिए था, तुम्हें देना पड़ेगा, तुमने देरी कर दी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। बस इन सब चीजों से रिलेटेड है कॉस्ट, सेक्शन नंबर 35, 35A एंड 35B। आई होप आपको ये सेक्शंस आराम से हो गए हों। बहुत ज्यादा पोर्शन बहुत इजीली मैंने ट्रिक्स के साथ कंप्लीट करवाया है। देखो विदाउट ट्रिक्स कंप्लीट कराना इजी है, बट विद ट्रिक्स इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी सीरीज बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए लेती आऊं तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू and please do subscribe and share.